तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइट्रेशन कर लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। आज हम लोग करेंगे टाइट्रेशन वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का। और मैंने सारे कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ ऑलरेडी बता दिया। अब हम लोग आज थोड़ा फास्ट करेंगे। तो देखो है क्या कि हम लोग एक सोल्यूशन ले लेते हैं, और इसमें 20 ml 0.1 m एस्टिक एसिड ले लेते हैं। वीक एसिड के साथ टाइट्रेशन किया है, तो वीक एसिड को नॉर्मली हम लोग बीकर में रखते हैं। नॉर्मली मतलब होता ये कि जो वीक वाला होता है उसको सोल्यूशन में रखा, मतलब नीचे बीकर में रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग वालों को ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ को ध्यान रखना कि ऐसा किया जाता है। मतलब जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे मान लो अगर HCl है और पानी है, उनको मिलाना है, तो कई बार पूछते हैं कि एसिड में वाटर मिलाते हैं कि वाटर में एसिड मिलाते हैं। तो याद रखना कि वाटर में एसिड को मिलाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब एसिड को वाटर में मिलाओगे तो रिएक्शंस होते हैं, हीट रिलीज होता है, तो वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो उस हीट को एब्जॉर्व कर सकता है, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। नॉर्मली वाटर ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है। अगर आप एसिड में वाटर को मिलाओगे तो हीट रिलीज होगा, तो वॉल्यूम कम होगा, तो एक्सप्लोजन होने का डर होता है। तो नॉर्मली वीक वाले में स्ट्रॉन्ग वाले को मिलाया जाता है। ऐसा किया जाता है सेफ साइड। उल्टा करना चाहो कर सकते हो, पर बहुत फिर स्लोली करना होता है। मतलब अदरवाइज सेफ साइड वीक में स्ट्रॉन्ग को ऐड किया जाता है। तो वीक एसिड मान लेते हैं नीचे बीकर में, स्ट्रॉन्ग वाले को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग NaOH को ऐड करते हैं, जिसका मोलैरिटी 0.1 m ले रहे हैं। ठीक है, ये जो वीक एसिड है इसका K भी आप लोग नोट कर लो, इसका यूज पड़ेगा, दैट इज 2 × 10⁻⁵। इसका K लिख लो, नोट कर लो, इसका यूज पड़ेगा। तो हम लोग फिर से वही आपका स्टार्ट करते, देखो क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड एंड pH। इतने निकाल लेते हैं। तो हम लोग NaOH को ऐड करेंगे और इसमें pH निकालते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे और फिर आगे वाले नेक्स्ट में आप यही लॉजिक यूज करके आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो देखो NaOH है, मतलब एस्टिक एसिड 0.1 m मोलर है और इसमें NaOH को ऐड किया जा रहा है। सबसे पहले वाले केस में तो NaOH ऐड ही नहीं हुआ है। तो एस्टिक एसिड क्या है, मतलब पहले वाले के लिए। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए कर रही है। तो एस्टिक एसिड ऐड किया है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 m है। ठीक है, तो इसको ऐड करें तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 m है एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या होगा, H+ की वैल्यू, जो pH आपको पता ही होता है, तो इसका जो pH आएगा दैट इज 2.85। ठीक है, पहले वाले का। अब देखो दूसरे वाले से गेम में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा, जब आप NaOH को मिलाओगे तो एस्टिक एसिड बचा भी रहेगा, साथ में उसका सॉल्ट बन जाएगा, तो अब सोल्यूशन हो जाएगा बफर। तो इसमें सोच के आपको बफर का फॉर्मूला खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले से बफर सोल्यूशन बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब कई बार क्या होता है, लोग सेकंड वाला जब सॉल्व करते हैं तो वीक एसिड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि उसका सॉल्ट भी प्रेजेंट है, तो बफर सोल्यूशन बनेगा ये। तो यही जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनको पहले खुद से ट्राई करना है।
तो देखो एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब NaOH के साथ होगा तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस वाटर। तो कई बार लोग क्या होते हैं उसको भूल जाते हैं और सिर्फ इससे पीएच निकाल लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, वीक एसिड साथ में इसका सॉल्ट भी है तो सॉल्यूशन बफर बनेगा, बफर। तो देखो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 1.5 बचेगा, ठीक है, और ये कितना बनेगा 0.5। तो देखो क्या हुआ, वीक एसिड साथ में इसका सॉल्ट, तो क्या होगा, ठीक। तो ये इसका पीएच आएगा, डेट इज 4.23, ठीक, ये इसका पीएच आएगा। ऐसे नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व करेंगे, आप लोग करके देखो। नेक्स्ट वाले को ये आएगा 4.7, करके देखा नेक्स्ट वाले को सॉल्व, इसका पीएच आएगा 4.7, ठीक है। फिर 15 वाले को सॉल्व करना, आप लोग करो करो ट्राई, तो ये आएगा 5.17, ठीक है, ये इनमें 3 में आएगा। अब 20 वाले पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो 20 वाले का मतलब है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे देखो पीएच क्या होगा, लास्ट वाले केस में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तब तो पीएच क्या होता है 7, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। इस वाले केस में क्या है, देखो एसिड वीक है और बेस कैसा है स्ट्रॉन्ग, तो याद करो देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, एसिड और बेस का अमाउंट सेम हो जाता है, वहां पे क्या बनता है सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच ऑलवेज 7 होना जरूरी नहीं होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि वहां पे सिर्फ सॉल्ट होना चाहिए। इसमें एक बात लिख लो, नीचे लिखो, एट इक्विवेलेंस पॉइंट ओनली सॉल्ट इज प्रेजेंट, pH ऑफ सॉल्ट मे बी 7 और मे नॉट बी 7। तो 7 हो भी सकता है और 7 नहीं भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है ये, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH क्या होगा 7 से ज्यादा होगा। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो दोनों खत्म हो गए, तो ये 2 मोल बन गया, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम 40 ml। तो देखो जो सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन होगा, सी ऑफ सॉल्ट क्या होगा, वो होगा 2/40। सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन होगा वो होगा 2/40 या फिर 1/20 या फिर ये होगा 5 × 10⁻⁻²। ये सॉल्ट का कंसेंट्रेशन होगा। तो ऑलरेडी ये सब बातें बता रखा है कि जब ऐसे ऐड करते वॉल्यूम डबल होता है तो कंसेंट्रेशन हाफ हो जाता है, 0.1 का हाफ मतलब 0.05। तो pH इक्वल टू
ये होगा 18.7 और 0.7, 19.4 और -2, 17.4। मुझे ऐसा लग रहा है शायद यही आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 8.7, तो यहाँ पे pH 8.7। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास तो वैसे भी आपको पता है कि pH का चेंज बहुत फास्ट होता है। इवन इसको 25 कर लो या 21 कर लो, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो चलो मैं इसको 21 ही कर देता हूँ। pH के आसपास जो होता है आपका, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास क्या होता है, pH का चेंज बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो देखो क्या होगा इसमें आगे 21, अगर इसको 21 किया तो ठीक, ये 2 बनेगा, पर उससे कोई मतलब नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस बच गया। तो इसमें नीचे लिखो, देखो इन दिस केस स्ट्रॉन्ग बेस इज लेफ्ट, सो pH इज डिसाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस ओनली। तो स्ट्रॉन्ग बेस बच गया तो pH वही डिसाइड करेगा। तो ये 11.4 के आसपास, तो देखो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास फिर से pH का चेंज बहुत फास्ट हुआ। ये हमेशा होता है, जब भी देखो इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो वहां पे क्या होता है, एसिड से बेस बनता है सॉल्यूशन, या फिर बेस से एसिड बनता है। तो इसलिए वहां पे pH का चेंज क्या होता है, हमेशा बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो ये समझ में आप लोगों को आ गया ये। तो हम लोग अब इस बात को चलो आपको एक ग्राफ से समझते हैं। देखो पहले वाले के लिए क्या होगा 2.85, फिर 10 वाले के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे चेंज काफ़ी फास्ट हुआ 4.23, नहीं नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, पहला वाला तो यही होगा, पहला वाला है 2.85। तो आप देखो जब एसिड को भले ही बीच में बफर सॉल्यूशन बनाए, पर क्योंकि मतलब बेस ऐड हो रहा है एसिड में, तो बेस ऐड होगा तो pH ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और 20 के आसपास क्या है 8.7।
तो कुछ इस तरीके से आएगा, और 21 पे ये काफ़ी ऊपर, मतलब 21 पे 11.4 के आसपास, ठीक है, ये होगा। तो देखो इसमें क्या ध्यान क्या क्या देना था, ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है, और यहां पे पीएच जो है वो 8.7 है, 7 से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहां पे सॉल्ट किसका बनेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये बनेगा। और यहां पे देखो क्या है, ये बफर सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, बफर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंडिकेटर पे। देखो दो तरीके के इंडिकेटर बताए थे, एक आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर पे मिथाइल ऑरेंज, एंड सेकंड बताया था फिनोप्थिलीन, ठीक है, दो इंडिकेटर बताए थे, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। फिनोप्थिलीन कलर कहाँ चेंज करता है, 8 से 10 के आसपास। तो देखो 8 से 10 के आसपास यहां पे फिनोप्थिलीन कलर चेंज करता है, और देखो यहां पे पीएच के चेंज सडन हो रहा है, बहुत सही वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इंडिकेटर जो था हम लोगों का था मिथाइल ऑरेंज, वो 3 से लेकर 5 के आसपास यही था। तो देखो 3 से लेकर 5 के आसपास, तो देखो इस रेंज में एक बफर सॉल्यूशन बन गया, और अगर बफर सॉल्यूशन बन गया बीच में कहीं पे भी, तो कलर का चेंज फास्ट नहीं हो पाएगा, इंडिकेटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर, मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर बिटवीन pH 3.5 to between pH 3.5 to 5 when weak acid is titrated with strong base, then a buffer solution is formed in pH range, then a buffer solution is formed in pH range where methyl orange changes the color. So in this titration methyl orange will not work properly, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन बन जाता है, मिथाइल ऑरेंज प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो बट इन दिस टाइट्रेशन फिनोप्थिलीन वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन वर्क प्रॉपर्ली करता है, ठीक है। ये अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस का टाइट्रेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। ये तो एक इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं सॉल्यूशन, तो मैंने क्या किया, लास्ट वाले केस को पलट दिया। अब बेस नीचे नॉर्मली बताया था, वीक वाले को नीचे रखते, 20 ml 0.1 ml रखा जाएगा, और HCl ऐड हो रहा है, ठीक है। बेस में इस बार ऐड हो रहा है, तो मतलब बेस ऐड हो रहा है तो पहले pH इसका बहुत हाई होगा, और फिर धीरे धीरे HCl ऐड होता जाएगा तो pH कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो। अब वही हम लोग लिखते हैं कि इसमें क्या होगा आपके पास, तो देखो क्या होगा, इस बार HCl ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ HCl added,
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों इरेज नहीं किया, उसके पीछे एक रीज़न था। आप कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो, आपको मैंने ट्रिक बता रखा है। पर अगर आप गौर करोगे कि लास्ट वाले केस में वीक एसिड में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया था, इस बार वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं। दोनों का के, लास्ट वाले का के, इस वाले का के भी सेम लिया है, कंसंट्रेशन मैंने सेम लिया है। तो इस वजह से इसका जो पीएच जो होगा वो इसके उल्टा होगा। लास्ट वाले में एसिड था, इस बार बेस है, तो 14 में से अगर आप इनको माइनस करते जाओगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। आप मतलब सोचो, एसिड था अब बेस है, तो 14 में से माइनस करो, सब कुछ सेम लिया है। तो आप चाहो तो सीधा सीधा ये ट्रिक यूज कर सकते हो, नहीं तो दूसरा है, आप पूरा सॉल्व करके देखो, वही आएगा। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या होगा, सीधा सीधा ट्रिक आप लेकिन पूरा करके भी देख लेना, वही सेम आएगा। तो इसका जो पीएच होगा वो 11.15 आएगा, करके देखना। ये बीच वाले में फिर से बफर बनेगा, क्योंकि बीच वाले में वीक, मतलब बीच के केस में वीक बेस रहेगा, साथ में उसका सॉल्ट रहेगा, फिर से बफर बनेगा। अब बाकी कैलकुलेट करके भी चेक करना, वही आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट है। ठीक, ये इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट है, और ये तीनों जो है इसमें ये तीनों से बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो पहला वाला क्या होगा, 11.15, फिर दूसरा वाला होगा 9.77, फिर थर्ड वाला वही 9.3, फिर फोर्थ 8.87, और 20 पे 5.3। कुछ इस तरीके से होगा। ये ग्राफ इस बार ऊपर से आ रहा है, ये जो है ये आपके पास होगा इक्विवेलेंस पॉइंट।
इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, pH 7 से कम होगा, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, सॉल्ट बनता है, आपको ध्यान रखना ये। और ये इसमें क्या है, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सब समझ में आ रहा होगा ये। तो देखो अब आपके पास दो इंडिकेटर होते हैं, जैसे हमेशा आपको पता है कि दो इंडिकेटर का हम लोग यूज कर रहे हैं बार बार। तो हमारे पास क्या होता है, दो इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर प्रॉपरली वर्क तभी करता है जब पीएच का चेंज फास्ट हो। अगर बफर सॉल्यूशन बनता है तो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो देखो जहां पे फिनोप्थलीन वर्क करता है तो वहां पे क्या बन गया, बफर सॉल्यूशन, तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और जहां पे यहाँ पे देखो फिनोप्थलीन जहां वर्क करता है बफर हो गया तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और जहां पे मिथाइल ऑरेंज वर्क करता है वहां पे प्रॉपरली पीएच का चेंज हो रहा है, मतलब वहां पे सडन चेंज हो रहा है। तो इसमें नीचे लिखो एट इक्विवेलेंस पॉइंट pH is less than 7 because at equivalence point salt of weak base and strong acid is formed, ठीक है। फिर इसमें नीचे लिखो in this buffer solution is formed because weak base and its conjugate acid is present, that is in this case basic buffer is formed, ठीक है। फिर आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो in case of above titration phenolphthalein will not work properly because buffer solution is formed at that pH where phenolphthalein changes the color, ठीक है। तो बफर बनने से वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इन दिस टाइट्रेशन मिथाइल ऑरेंज विल वर्क प्रॉपरली बिकॉज चेंज इन पीएच इज सडन वेयर मिथाइल ऑरेंज चेंजेस द कलर। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टाइट्रेशन कर लिया वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का। जब वीक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो एक एसिडिक बफर बनता है, और जब हम लोग वीक बेस के टाइट्रेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो आपका एक बेसिक बफर बनता है। अब हम लोग क्या है कि कोई भी वैसा न्यूमेरिकल कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस एक सीधा इसके ग्राफ को समझेंगे और हो गया। बस अभी हम लोग फटाफट कुछ ग्राफ समझेंगे और हम लोगों का जो टाइट्रेशन वाला जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसके कुछ ग्राफ को समझते हैं फटाफट। देखो पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NH4OH। तो हम लोग इसमें ये मान लेते हैं कि वीक एसिड नीचे रखा हुआ है, आप कुछ भी वैसे अज्यूम कर सकते हो। तो मान लेते हैं वीक एसिड एसिटिक एसिड, दैट इज वीक एसिड यहाँ पे रखा हुआ है। हम लोग मतलब कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे, इसलिए मैं कुछ वैल्यू नहीं दे रहा कि कितना ml है या कितना इसका मोलरिटी, उसका जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने मान लेते हैं यहाँ पे ऐड किया NH4OH। वैसे दोनों का pKa एंड pKb नियरली सेम होता है, तो ये मान लेते हैं आपके पास ये एसिड और वो बेस। तो देखो होगा क्या, आप जब वीक मतलब एसिड में बेस को मिलाओगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, एसिड भी बचेगा, थोड़ी देर बाद एसिड भी बचेगा और इन दोनों का सॉल्ट भी बन जाएगा। सॉल्ट क्या रहेगा, CH3COONH4। तो आप जब इस वीक एसिड में इसको मिलाओगे NH4OH को तो सॉल्ट बन जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वीक एसिड भी बचेगा और साथ में उसका सॉल्ट भी रहेगा। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलके एक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, वीक एसिड और उसके सॉल्ट का वो, ठीक है। वो सॉल्ट मतलब काम कर सकता है, दोनों के लिए काम करेगा, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे अगर आप लोगों को याद हो कि अगर आप ऐसा सॉल्ट लेते हो जहाँ पे एसिड या बेस मान लो तो वीक होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड को निकाल देता है बाहर, या अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक बेस को बाहर निकाल देता है। तो मतलब वो सफिशिएंट रिएक्शन करने के लिए, तो मतलब इसका और उसका बफर बन जाएगा वो। फिर थोड़ी देर बाद
ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो बचेगा, तो वो सॉल्ट बफर होगा। और थोड़ी देर बाद ये और ये भी रहेगा, तो आपको वो कहलाएगा मतलब बेसिक बफर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ये पहला बफर बनेगा, जो आपके पास एक एसिडिक बफर होगा, जो कि एसिटिक एसिड और उसके सॉल्ट को मिला के दैट इज NH4OH को मिला के बनेगा। यहां पे देखो जो होगा वो सेकंड बफर बनेगा, और ये आपके पास कहलाएगा वही सॉल्ट बफर, ये होगा। और सबसे ऊपर टॉप में एक बफर और बनेगा, जो आपके पास कहलाएगा बेसिक बफर। तो ये आपके पास होगा बफर 3। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बफर 3 में क्या होगा, वीक बेस और उसका सॉल्ट। तो इस तरीके के यहाँ पे 3 बफर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो एक बात ध्यान रखना है कि इसमें मतलब हर बार मतलब जैसे PS4-5 के पास भी बफर बन जाता है, 7-8 के पास भी बन जाता है, 10-11 के पास भी बन जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जितने भी इंडिकेटर हमारे पास है, मतलब मेनली फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। तो इसमें नीचे लिखो इन द above case both methyl orange and phenolphthalein does not work properly। तो इसमें दोनों के दोनों सही से काम नहीं करते, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास ये मतलब मोनोप्रोटिक का। एक दो चलो फटाफट डाइप्रोटिक का भी एग्जांपल समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद एक मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर लिखवा दूंगा, और फिर एक इंडिकेटर के लिए फॉर्मूला बताना है। तो चलो कुछ एक डाइप्रोटिक का केस कर लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं H3PO4 प्लस NaOH। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जहां पे H3PO4 पड़ा हुआ है। H3PO मतलब आप नेक्स्ट लिख लो कि टाइट्रेशन ऑफ H3PO4 विथ NaOH। तो H3PO4 को ध्यान रखना, ये क्या है, ये आपके पास एक वीक एसिड है, और हम लोग यहाँ पे NaOH को ऐड कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है, H3PO4 एक वीक एसिड है, यहाँ पे NaOH को ऐड कर रहे हैं। तो देखो पहले H3PO4 से बनेगा NaH2PO4, फिर मतलब वो मतलब बोलेंगे ना पहला वाला मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया, फिर बनेगा Na2HPO4, फिर बनेगा आपके पास Na3PO4, ऐसा होगा आपके पास। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके ग्राफ को समझते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ भी है, पर इसको देखो ग्राफ को समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा इंडिकेटर वर्क करेगा, वैसे इसमें मिथाइल ऑरेंज तो वैसे वर्क नहीं करेगा, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको किसका आइडिया होना चाहिए, पीएच का, जिनके मतलब इनके के आइडियाज होने चाहिए फिर। तो ये याद रखना है कि अगर कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कौन सा इंडिकेटर वर्क करता है कौन सा नहीं करेगा, तो इंडिकेटर तभी वर्क करता है जब वहाँ पे पीएच का चेंज सडन हो, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ H3PO4 है, ठीक है। जब भी सडन चेंज होगा इसका मतलब कि इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला है, मतलब पहला वाला इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा इक्विवेलेंस पॉइंट 1। यहाँ पे क्या बनेगा, NaH2PO4, ठीक है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट 1 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये होगा इक्विवेलेंस पॉइंट 2, और यहाँ पे बनेगा NaHPO4, यहाँ पे बनेगा Na2HPO4, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट 3, और यहाँ बनेगा Na3PO4,
ठीक है, वहां बनेगा Na3PO4। अब देखो ये जो है ये होगा बफर 1, किसके बीच में, H3PO4 प्लस NaH2PO4। देखो आप जब NaOH को ऐड करोगे तो पहले तो यही बनेगा, थोड़ी देर बाद ये बच जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा, तो दोनों का बफर बन जाएगा। ठीक है, ये होगा इक्विवेलेंस पॉइंट 1। फिर यहां पे आते हैं, तो ये होगा NaH2PO4 एंड Na2HPO4, ये होगा बफर 2। ठीक है, और ये होगा बफर 3। तो समझ में आप लोगों को टाइट्रेशन आ रहा होगा, पहले ये होगा, फिर बफर बनेगा, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट 1 ये बन जाएगा, फिर बफर 2 और फिर ये बन जाएगा, फिर बफर 3 और फिर ये, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा तो फिर पीएच लगातार बढ़ता रहेगा और फिर वही पीएच को कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये डायग्राम को हम लोग प्लॉट कर सकते थे। ठीक है, ये अब देखो ये तो क्या था, तो ये तो आपके पास था ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए। मैं ऐसे ही डाइप्रोटिक एसिड के लिए भी कर सकता हूँ, पर डाइप्रोटिक के लिए एक्चुअल में ऐसा नहीं करते। मतलब तो कोई नीचे से क्योंकि बार बार हो रहा है तो आप इसमें क्या कंफर्टेबल हो गए, तो मैं इसलिए रिवर्स एक कर देता हूँ कि जहाँ पे सॉल्ट से एसिड की तरफ आते हैं, तो हम लोग सॉल्ट से एसिड की तरफ आते हैं, एक ऐसा काम कर लेते हैं। तो एक इसमें नेक्स्ट लिखते हैं भाई, टाइट्रेशन लिख लेते हैं नेक्स्ट, टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 विथ HCl। ठीक है, Na2CO3 का टाइट्रेशन कर लेते हैं HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या है, Na2CO3 और इसमें हम लोग क्या करेंगे, HCl को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब HCl को ऐड करेंगे तो पहले बनेगा NaSCO3 और फिर बाद में बनेगा H2CO3। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि वीक, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का खुद के सॉल्ट को बनाता है और वीक एसिड को बाहर कर देता है। तो देखो क्या होगा इसमें, इस बार पहले से ये पढ़ा हुआ है Na2CO3, ये क्या है, ये आप कह सकते हो सॉल्ट या फिर आपके पास बेस। तो इसका पीएच अच्छा खासा हाई आएगा अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो देखो सिर्फ क्या रहेगा, Na2CO3 पीएच काफी हाई रहेगा। जैसे ऐड करोगे पीएच पहले सडनली डिक्रीज होगा और फिर बफर बनेगा, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट, तो देखो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, NaHCO3 और इस पॉइंट पे क्या बनेगा, H2CO3। HCl को ऐड करते जाओगे पीएच कम होता जाएगा, और यहां पे क्या होगा, बफर 1, और ये किसके किसके बीच में होगा, ये होगा आपके पास Na2CO3 एंड NaSCO3 के बीच में बफर होगा। Na2CO3 एंड NaSCO3 के बीच में बफर होगा। ये आपके पास होगा इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट 1, ये आपके पास होगा बफर 2, जो होगा आपके पास NaSCO3 एंड H2CO3 के बीच में, बाद में बन जाएगा H2CO3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका टाइट्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग टाइट्रेशन कर सकते हैं।
है। और ये ध्यान रखना है कि अगर बफर बनता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिकेटर होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। ठीक है, तो हम लोगों को ग्राफ का काफ़ी आइडिया हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि इंडिकेटर के लिए एक फॉर्मूला लिखना है। तो अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला किस बात का? देखो आप पहले समझो, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो कि एसएल की रिएक्शन अगर आप NaOH से करवा रहे थे टाइट्रेशन, तो जब सोल्यूशन में एसएल पड़ा था और हमने इसमें ऐड किया फिनोप्थिलीन, तो एसएल के सामने फिनोप्थिलीन तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ये, तो वो आयनाइज नहीं हुआ, मतलब वो वैसा का वैसा पड़ा रहा। फिनोप्थिलीन जब आयनाइज होता है तो पिंक कलर का होता है, और जब अनआयनाइज रहता है जैसा तो वैसा पड़ा रहेगा तो कलरलेस होता है, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं करता है। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सोचो या उसको इमेजिन करो। तो HCl में अगर आपने फिनोप्थिलीन को डाल दिया तो कुछ नहीं होता, कोई आयनाइजेशन नहीं होता, ठीक, कुछ भी नहीं होता। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप जब NaOH को ऐड करते हो तो HCl क्या होता है, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर जब NaOH फर्दर ऐड करोगे तो NaOH का फिनोप्थिलीन से रिएक्शन होगा, फिनोप्थिलीन आयनाइज्ड हो जाएगा और पिंक कलर आ जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में, मतलब इसके पहले लेक्चर में बताया था कि पिंक कलर जितना लाइट होगा उतना अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा पिंक कलर आ जाएगा तो एक्सपेरिमेंट गलत माना जाता है। तो अगर देखो है क्या कि जब फिनोप्थिलीन में जब आप NaOH को ऐड करोगे तो मतलब जब NaOH ऐड होगा तो फिनोप्थिलीन का रिएक्शन और होता जाएगा, वो और ज़्यादा आयनाइज्ड होता जाएगा, पिंक कलर डार्क होता जाएगा वो। तो इसलिए हम लोगों को क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना होता है कि जस्ट रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे क्या होता है, पिंक कलर थोड़ा लाइट आना चाहिए। तो आप ये इमेजिन करो, आराम से सोचो, जब हमने रिएक्शन को रोका तो उसमें लाइट पिंक कलर आ गया, हाँ, तो लाइट पिंक कलर किसकी वजह से आता है, फिनोप्थिलीन थोड़ा सा आयोनाइज्ड हो गया, मतलब फिनोप्थिलीन का थोड़ा आयंस बन गए, एनायन बन गया, समझ लो, एनायन आयनाइज्ड हो गया, ठीक है। थोड़ा फिनोप्थिलीन आपका बचा भी रहेगा, हाँ। अब फिनोप्थिलीन सोचो, फिनोप्थिलीन क्या होता है, वीक एसिड, साथ में जब NaOH से रिएक्शन हुआ तो उसका क्या बन गया, सॉल्ट। तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमने जब रिएक्शन को रोका तो उस समय फिनोप्थिलीन भी प्रेजेंट है, साथ में उसका सॉल्ट, तो उस समय जो सोल्यूशन है वो फिनोप्थिलीन का बफर सोल्यूशन है। आराम से सोचो मैंने क्या बताया, उसमें एसिड और उसका सॉल्ट दोनों प्रेजेंट है वो। तो हम लोग वही निकालते हैं आपके पास कि इंडिकेटर को सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर ज़्यादा NaOH डाल दोगे तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास सब आयनाइज्ड हो जाएगा और एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। पहले रोक दोगे जब कलरलेस होता है तब भी किसी काम के, हम जब रोकते तो लाइट पिंक होता है, तो फिनोप्थिलीन कुछ बच भी जाता है और कुछ आयनाइज्ड हो भी जाता है, तो इसलिए वो पिंक कलर आता है। IN मतलब इंडिकेटर का ये शॉर्टकट है, ठीक है। इंडिकेटर का K लिख लेते हैं, दोनों साइड माइनस लॉग लेते हैं, मैंने इसको पलट दिया, माइनस लॉग लिया इसलिए चेंज कर दिया। आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन नीचे क्या होगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा जिसमें हम लोग मतलब रिएक्शन को रोकते हैं तो उसमें ये होता है। तो और इसमें आयनाइज्ड फॉर्म का मतलब ध्यान रखना कि ये जो है ये आपके पास बेसिक फॉर्म है, इसको बोलते हैं, ये बेसिक फॉर्म है या फिर सॉल्ट भी बोल सकते हो, और ये इसमें एसिडिक फॉर्म है। ये ध्यान रखना कि जब pH लिखते हैं तो इसमें
नीचे एसिडिक फॉर्म होता है। या आप पहले चाहो तो ये भी लिख सकते हो H+ क्या होता है KaHIN/IN-, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो हम लोग इस फॉर्मूले पे 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा टाइट्रेशन वाला, और फिर हम लोग आगे एक टॉपिक और वो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं, इसमें फटाफट लिखते हैं। देखो ये गिवन है, पीएच कह रहा है इज 5.2 व्हेन एसिडिक फॉर्म, या आप एसिडिक बल्कि क्या कह लो कि बल्कि बेटर है कि रेड वर्सेस ब्लू का रेशियो बता रहा है 1:3 है। रेड का मतलब एसिडिक फॉर्म है, ब्लू का मतलब बेसिक फॉर्म है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है फाइंड करना है पीएच व्हेन रेड इज टू ब्लू 3:1। देखो एक इंडिकेटर है जो बोल रहा है एसिडिक फॉर्म में रेड कलर का होता है, बेसिक फॉर्म में ब्लू कलर का होता है। अगर रेड और ब्लू का रेशियो 1:3 है तो बोल रहा है पीएच 5.2 होता है। अगर रेड और ब्लू का रेशियो 3:1 हो जाए तो बताना है पीएच कितना होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक का मतलब है ब्लू, तो देखो पहला वाले का 5.2 pKa, और बेसिक फॉर्म पहले वाले में 3 है तो इसको 3:1 के रेशियो में ले लेते हैं। दूसरे वाले में क्या है, पीएच निकालना है, pKa प्लस log 1/3 माइनस कर देते हैं। इसमें से माइनस करते तो क्या होगा, uh, 4.26, ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को इस पर और करवा देता हूँ, बस वो कि इसमें कुछ अलग से नहीं, बस वही बफर सोल्यूशन टाइप रहता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो इसमें वीक एसिड टाइप इंडिकेटर, a weak acid type indicator was found to be 60%
dissociated at pH equal to 9 was found to be 60% was found to be 60. A weak acid type indicator was found to be 60% dissociated at pH equal to 9. What will be percentage dissociation at pH इक्वल टू 8। ठीक है, बताना है कि pH 8 पे वो कितना डिसोसिएट करेगा, हम लोगों को ये करना है इसमें। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको समझते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है। परसेंटेज डिसोसिएशन 60% है, इसका मतलब ये है कि जो HIN होगा वो 40% है। 60% डिसोसिएट करके तो IN माइनस कितना होगा 60%, और यही होता है आयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, डिसोसिएट कर गया। pH 9 है, दिस मीन्स दैट H प्लस कितना होगा 10⁻⁻⁹। तो H प्लस इक्वल टू क्या होता है Ka, और ये होगा HIN अपॉन IN माइनस। ठीक है, एक फॉर्मूला बताया था। तो H प्लस इक्वल होगा Ka एंड HIN अपॉन IN माइनस। तो कितना है 10⁻⁹ Ka, और कितना डिसोसिएट कर रहा है आपका 60% डिसोसिएट कर गया, तो ये 40% बचा है, मतलब 40, और अपॉन कितना होगा 60%। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं कि लेट एट pH इक्वल टू 8, मतलब pH 8 पे एज्यूम करते हैं कि वो x% डिसोसिएट होता है। लेट एट pH इक्वल टू 8 x% is dissociated. Let at pH equal to 8, pH 8 पे कितना डिसोसिएट होता है, मतलब x% ही अज्यूम कर लेते हैं कि pH 8 पे वो x% डिसोसिएट होता है। ठीक है, मान के चलते हैं ये। तो अगर x% डिसोसिएट होता है तो IN माइनस कितना होगा x, और ये बच्चे का कितना, ये बच्चेगा 100 माइनस x। ठीक है, IN माइनस जो होगा वो x मान लेते हैं डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, मतलब मान लेते हो x बनता है वो, तो IN माइनस सपोज करते हैं x बन रहा है कि x डिसोसिएट हुआ, मतलब जितना डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा, और वो कितना बच गया 100 माइनस x। तो pH 8 का मतलब क्या होगा 10⁻⁻⁸ Ka, कितना बच रहा 100 माइनस x, और कितना डिसोसिएट हो गया x। तो हम लोग इसको देखो सॉल्व करते हैं। जी 2/3 हो जाएगा, और x ऊपर चला जाएगा। थ्री 300 माइनस 3x, इधर क्या होगा 20x, उधर जाएगा तो क्या होगा 23x इज इक्वल टू 300, सो x इक्वल टू 300/23%। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यही आंसर, मेरे पास आंसर भी गिवन है इसका। हाँ, आंसर यही है इसका। एक देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, मैंने लिख दिया है। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, कई इंडिकेटर को मिला के होता है, मतलब हमने कई इंडिकेटर मिला दिया। कौन कौन सा होता है मैंने लिख दिया है। आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, पूछा नहीं जाता, बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है। तो थाइमिल लेड मतलब मिथाइल लेड, अल्फा नेप्थोल थैलिन, थाइमोथैलिन, फिनोप्थलीन एंड ब्रोमोथाइमिल ब्लू, इनको मिला के करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, नॉर्मली 4 से लेके pH 11 तक वर्क करता है। देखो होता क्या है, आप पहले समझो। इंडिकेटर के हेल्प से आप pH नहीं बता सकते। मतलब जैसे मान लो अगर आप फिनोप्थलीन लेते हो
तो अगर pH 8 से कम है तो कलरलेस है। तो मान लो pH अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब में कलरलेस है, तो आप फिनोप्थेरिन का यूज़ करके आप pH नहीं बता सकते। हाँ, जब वो कलर चेंज करेगा लाइट पिंक होगा तो उसका pH 8 से 10 के बीच में होगा। फिर से जब डार्क पिंक हो गया तो वो 10 के ऊपर हो गया, तो हमको नहीं पता कि 10 है कि 11 है कि 12 है, तो आप इंडिकेटर का यूज़ करके pH नहीं बता सकते। पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का आप यूज़ करके 4 से लेके 11 तक का pH बता सकते हो कलर को देख के। मतलब अगर आपने मान लो इन सब का मिक्सर सबके एक एक ड्रॉप डाल दिया, तो जो इंडिकेटर बनेगा वो बनेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब pH 4 होता है तो रेड कलर का होता है ये, 5 में ऑरेंज रेड होता है, 6 में येलो होता है, फिर ग्रीन येलो, मतलब धीरे धीरे देखो रेड से येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से फिर आपके पास वॉलेट की तरफ चला जाता है ये, ठीक है ये। तो इसमें क्या है कि अलग अलग pH पे अलग अलग कलर है, और आप उस कलर को देख के बता सकते हो कि इसका pH इतना हुआ होगा। मान लो कि आपका कलर ग्रीन है तो इसका मतलब आपका pH 8 के आसपास, मान लो pH अगर 6 है तो इसका मतलब उसका कलर येलो के आसपास है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का आप यूज़ करके pH के बारे में भी कुछ बोल सकते हो, बता सकते हो कि भाई इसका pH इसके आसपास होना चाहिए। और ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम लोग कई बार, अगर आपको हर पॉइंट पे देखना है कि मतलब pH चेंज कैसा हो रहा है तो बस हम लोगों का ये टाइट्रेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।